गुड मॉर्निंग। रॉक्स के बारे में पढ़ रहे थे कि चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं, इनके कौन कौन से रूप हैं, कितने प्रकार के इनके भागों में इनको वर्गीकरण किया गया है। तो हमने जो पढ़ा है, मतलब देखा है कि मतलब ये जो आग्नेय जो चट्टान है, इग्नेयस रॉक है, उसके बारे में आपने पढ़ लिया कि इनका जो क्या विशेषता होती है आग्नेय शैलों की, इसके कौन कौन से रूप हैं, रचना कैसे हुई, उत्पत्ति कैसे हुई, ये भूपटल के नीचे ऊपर इसकी जो शिलाकृतियाँ बनती है वो किस प्रकार बनती है, इसके संदर्भ में कर लिया। अब हमें दूसरी प्रकार के जो रॉक हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो रॉक्स तीन प्रकार की होती हैं: इग्नेयस रॉक, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। तो जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं उसको हिंदी में अवसादी चट्टान भी कहते हैं, परतदार भी कहते हैं उसको, और तलछट्टी शैल भी कहते हैं। धरातल का जो 75% भाग है अवसादी शैलों से निर्मित है, और शेष जो 25% भाग है वो आग्नेय और कायांतरित शैलों से निर्मित है। अर्थात 75% भाग पर सेडिमेंट्री रॉक्स पाई जाती हैं और 25% भाग पर आग्नेय और कायांतरित शैलें पाई जाती हैं, इग्नस और मेटामॉर्फिक रॉक्स। अतः भूपटल के क्षैतिज विस्तार में अवसादी शैलों का अधिक योग है। जो भूपटल पर सरफेस पे जो ये सबसे ज़्यादा ये अवसादी चट्टानें फैली हुई हैं। अब देखें कि सेडिमेंट्री जो शब्द है ये लैटिन भाषा के सेडिमेंटम शब्द से बना है। सेडिमेंटम, जिसका अर्थ होता है नीचे बैठना, अर्थात शैल पदार्थों के एकत्रित होकर परतों के रूप में जमा होने से अवसादी शैलों का निर्माण होता है। कि जो इग्नेयस रॉक हैं उसमें अनाच्छादन की शक्तियों के द्वारा जो टूट फूट और जो उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल और वायु द्वारा या हिमनद द्वारा बहा करके और जो निम्न क्षेत्रों में इनको जमा कर दिया जाता है, तो प्रतिपरत इस प्रकार की जो प्रतिक्रिया है वो लगातार होती रहती है और एक परत के ऊपर दूसरी परत हर साल जमा हो जाती है। तो ऊपरी दबाव और तापमान के कारण क्या होता है कि ये ठोस रूप में परिवर्तित हो जाती है और ये अवसादी चट्टान बन जाती है। तो ये धरातल के सबसे अधिक भाग पर ये अवसादी शैलें पाई जाती हैं। अवसादी शैलों का जो निर्माण है वो पूर्व निर्मित आग्नेय शैलों के, मैंने बता दिया पहले कि आग्नेय शैलों के क्षय उसमें विघटन होने से वनस्पति और जीव जंतु आदि पदार्थों के द्वारा अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है या इनकी संरचना होती है। अतः ये गौण शैलें भी कहलाती हैं। जैसे इसमें सबसे पहले लेते हैं कि इसमें जो अवसाद होते हैं उनका आकार अलग अलग प्रकार का होता है और वो अवसाद उनके आकार के आधार पर है जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जमा हो जाते हैं। तो इसमें जो बहुत ही हल्का और जो बारीक जो अवसाद होता है वो पानी के साथ दूर तक बहा करके ले जाया जाता है। बाकी इसमें जो बड़े कंकड़ पत्थर है, रेत वगैरह है, ये जहाँ जहाँ स्लोप कम होता जाता है उसी प्रकार के ये उस क्षेत्रों में जमते जाते हैं। इन अवसादी शैलों की जो विशेषता है वो सबसे पहली विशेषता है कि इन अवसादी शैल में परत पाई जाती है, इसलिए इसको परतदार शैलें भी कहते हैं। दूसरी इसकी जो विशेषता है वो है सैरंध्री, इसमें रंध्र होते हैं जिससे पानी इसमें आसानी से रिस जाता है। थर्ड जो विशेषता है कि इन परतदार या अवसादी शैलों में रवे नहीं पाए जाते। चौथा है इसमें जीवों के अवशेष पाए जाते हैं, क्योंकि जब ये अपरदन के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थानों पर बहा करके ले जाए जाते हैं तो उनके साथ वनस्पति के जो अवशेष हैं वो भी बहा करके ले जाते हैं और जहाँ निम्न क्षेत्रों में जाकर के ये जमा हो जाते हैं, तो जीव अवशेष भी पाए जाते हैं। पांचवा इसमें अपक्षय और अपरदन दो क्रियाएं कार्य करती इसमें। इसकी दोनों क्रियाओं का संयुक्त जो नाम है वो है अनाच्छादन। और अनाच्छादन की दो शक्तियाँ होती हैं, एक होता है अपक्षय और दूसरा होता है अपरदन। अपक्षय का मतलब होता है कि भौतिक और रासायनिक कारकों के द्वारा
चट्टानों में विघटन होना। तो इस प्रकार के है कि ये भौतिक और रासायनिक कारकों के द्वारा चट्टानें अपने स्थान पर टूट फूट जाती हैं तो उनके विभिन्न आकार के टुकड़े हो जाते हैं। और अपर्दन दूसरा इसका कारक है। अपर्दन जो दूसरी शक्ति है, वो अपर्दन के द्वारा ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर उठा करके और निम्न क्षेत्रों में ले जा करके जमा किया जाता है। तो अपर्दन के कई साधन होते हैं, जैसे बहता जल भी है, हिमनद भी है, हवा भी है ना, वायु भी है। तो इनके द्वारा ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहा करके और जमा कर दिए जाते हैं। ये 5वीं विशेषता है। छठी विशेषता है कि ये क्षैतिज रूप में पाई जाती है अवसादी सेलें। हॉरिजेंटल रूप में इनका विस्तार होता है। और जो 7वीं विशेषता है कि इसमें वलन पड़ जाते हैं, कि दोनों भागों पर दबाव पड़ने से क्या है कि इसके बीच का भाग ऊपर बढ़ जाता है या उसमें मोड़ पड़ जाते हैं या वलन पड़ जाते हैं। तो 7वीं विशेषता ये। 8वीं विशेषता है कि इसका क्षेत्र विस्तार सबसे अधिक है। मैंने पूर्व में बताया था कि जो धरातल का 75% भाग है वो अवसादी सेलों से निर्मित है और शेष जो 25% भाग है वो आग्नेय और कायांतरित सेलों से निर्मित है। तो ये 8वीं विशेषता की क्षेत्र विस्तार भी इसका सबसे अधिक है। सबसे ज़्यादा सेडिमेंटों के सबसे क्षेत्र में पाई जाती हैं। 9वीं जो इसकी विशेषता है कि इसमें भिन्नताएं पाई जाती हैं। परतदार चट्टानों में अलग अलग क्षेत्रों में इनमें अलग अलग भिन्नताएं पाई जाती हैं। तो ये इसकी विशेषताएं होगी कि इसमें परत पाई जाती हैं, ये चट्टानें सरंध्रे होती हैं, रवे नहीं पाए जाते हैं, जीवों के अवशेष पाए जाते हैं, अपक्षर और अपर्दन की 2 शक्तियाँ कार्य करती हैं, क्षैतिज रूप में इनका विस्तार है, इनमें दबाव पड़ने पर वलन पड़ जाते हैं, सबसे ज़्यादा क्षेत्र पर इसका विस्तार है और भिन्न क्षेत्रों में इनमें विभिन्नता पाई जाती है। अब इसका वर्गीकरण करते हैं। वर्गीकरण के बारे में देखते हैं कि एक तो होता है कि निर्माण में प्रयुक्त अवसादों के अनुसार सेडिमेंट्री रॉक्स का वर्गीकरण, कि इन चट्टानों की जो संरचना हुई है, जिनका निर्माण हुआ है, उसमें कौन कौन से अवसादों का योगदान रहा है। इनके निर्माण में प्रयुक्त अवसादों के अनुसार इसका वर्गीकरण किया गया है। पहला है कि जैसे शैल चूर्ण अथवा यांत्रिक क्रियाओं से निर्मित शैलें, चट्टानों का चूर्ण, तो ये शैल चूर्ण हो गया और ये यांत्रिक क्रियाओं के द्वारा होता है। ये यांत्रिक क्रियाओं से निर्मित शैलें होती हैं, जिसमें है बलुआ पत्थर, कांग्लोमरेट, चीका मिट्टी या शैल खड़ी। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। और इनका क्या है कि ये जो इसकी जो निर्मित शैलें हैं, बालू का पत्थर है, कांग्लोमरेट है, चीका मिट्टी या शैल खड़ी है, इनका आकार भी अलग अलग होता है। जैसे किसी का आकार होता है 1/32 1/32 mm, दूसरा होता है 1/256 जैसे सिल्ट है ना, और 1.256 से 1/8192 mm वो चीका होता है, बहुत बारीक होता है, उसको चीका कहते हैं। तो ये तो हो गया शैल चूर्ण अथवा यांत्रिक क्रियाओं से निर्मित शैलें। सेकंड है कि जैविक तत्वों से निर्मित शैलें, जैविक तत्वों से, उनमें जीव जंतुओं का योगदान है। उन जैविक तत्वों से निर्मित ये चट्टानें हैं, जैसे इसमें जीव जंतु और वनस्पति के अवशेष। अवसादी चट्टानों में जीव जंतु और वनस्पति के अवशेष पाए जाते हैं, क्योंकि जब ये अपर्दन के साधन द्वारा या जैसे भी बहता जल है नदियों के द्वारा या हिमनद के द्वारा जब ये अवसाद एक स्थान से दूसरे स्थान पर भागकर ले जाए तो इनके साथ वनस्पति और जीव जंतु वो भी बह करके चला जाते हैं और इसमें जमा हो जाते हैं। तो इसलिए इसको जैविक तत्वों से निर्मित शैल भी कहते हैं। और पहले भी इसकी पूर्व विशेषता बताई थी कि इनमें जीवा अवशेष पाए जाते हैं, जीवों के अवशेष पाए जाते हैं। तो जैविक तत्वों से निर्मित जो शैलें हैं उसमें जीव जंतु और वनस्पति के अवशेष पाए जाते हैं। और ये चट्टानें होते हैं चूना प्रधान शैलें, ये चूना प्रधान शैलें होती हैं। और दूसरे होते हैं कार्बन प्रधान शैलें, जिसमें वनस्पति अवशेषों के जमा होने पर जैसे रूप परिवर्तन से कोयले का निर्माण होना। और जो तीसरा इसका अवसाद हो रासायनिक तत्वों से निर्मित शैलें। पहले 2 हमने बता दिया कि शैल चूर्ण अथवा यांत्रिक क्रियाओं से निर्मित शैलें,
सेकंड हो गया जैविक तत्वों से निर्मित सेलें, और थर्ड हो गया रासायनिक तत्वों से निर्मित सेलें। कि रासायनिक तत्वों से निर्मित सेलें कौन कौन से होते हैं इसमें, जैसे बहता जल का संपर्क जब धरातल की घुलनशील सेलों से होता है तो वह अनेक खनिजों को घोल लेता है। मतलब ऐसे खनिज हैं जो पानी के साथ घुल जाते हैं, जैसे चूना पत्थर है, जिप्सम है, सेल खड़ी है, लवण है, डोलोमरेट। तो ये ऐसे रासायनिक तत्व हैं जो जल के साथ घुल जाते हैं। तो ये इस प्रकार के जो चट्टानों का निर्माण रासायनिक तत्वों से निर्मित शैलें होती हैं। सेकंड जो वर्गीकरण बताया है वो है निर्माण में प्रयुक्त साधन के अनुसार अवसादी शैलों का वर्गीकरण। कि इनके निर्माण में कौन कौन से साधन या कौन कौन से स्रोत हैं जो प्रमुख हैं। जैसे इसमें लेते हैं कि जलीय शैल, जैसे नदीय शैलें, नदियों में सरोवर शैलें हैं, सागरीय शैल। तो नदियों में इस प्रकार की शैल चट्टानों का निर्माण होता है, सरोवर बांध बांध जैसे में इसमें होता है, और सागरों में तो ये नदीय शैलें, सरोवर शैलें और सागरीय शैलें कहलाती हैं। ये जलीय, जल के कारण इनका निर्माण होता है। दूसरा होता है हिमानी शैलें, जो हिमनद के द्वारा और उस प्रकार की जो अवसादी चट्टानें उनका निर्माण होता है। थर्ड है वायु। तो जल, हिमानी और वायु तीन ऐसे अपरदन के कारक है और इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है कि ये अवसादों को एक स्थान से दूसरे स्थानों पर ले जाकर के जमा करते हैं। तो ये वायुड जो शैलें होते हैं या वायु शैलें होते हैं, ये उष्ण और शुष्क क्षेत्रों में, जैसे लोइस प्रदेश है, जैसे उत्तरी पश्चिमी चीन में जो भी लोइस का जमा हुआ था वो इन वायु के द्वारा हुआ है, ये पवनें चलते हैं उनके द्वारा। तो हमने ये पढ़ा कि जो अवसादी शैलें हैं वो निर्माण में प्रयुक्त अवसाद, कौन कौन से अवसाद है उनके कारण इनका निर्माण हुआ। दूसरा, इनके निर्माण में कौन कौन से साधनों की महत्ता है या कौन कौन से साधनों का योगदान है, जैसे जल का भी है, हिमानी का है, वायु का भी है। तो ये तीन ऐसे साधन हैं या ऐसे जो सोर्स हैं कि जिनके कारण इनका निर्माण हुआ। अब देखते हैं कि अवसादी शैलों का आर्थिक महत्व क्या है। अवसादी शैलों का मानव के लिए बहुत बड़ा आर्थिक महत्व है कि जितने भी जो शक्ति के संसाधन हैं वो इन्हीं अवसादी शैलों से प्राप्त होते हैं। जैसे कोयला की प्राप्ति, पहला है कि कोयला जो मिलता है वो हमें अवसादी शैलों में ही मिलता है। और कोयला जो वनस्पति का परिवर्तित रूप है कि वनस्पति के दबने से जो वनस्पति है वो कोयले में परिवर्तित होगी, तो कोयले की प्राप्ति। दूसरा है पेट्रोलियम पदार्थ, जो जीवों के जमने से या जीवों के दबने से। पेट्रोलियम पदार्थ बालू का पत्थर एवं चूना पत्थर में तेल के अनुसार। तीसरा है भूमिगत जल धरातल के निकट, कि इन अवसादी चट्टानों में जो अंडरग्राउंड वाटर है वो धरातल के निकट पाया जाता है। ये पहले इसकी एक विशेषता थी कि ये सरंध्री शैलें होती हैं, इसमें रंध्र होते हैं और जल को अवशोषण करने की शक्ति होती है, जल को अवशोषित करती हैं। इसलिए इन चट्टानों में पर्याप्त मात्रा में जो अंडरग्राउंड वाटर है वो पाया जाता है। और इन क्षेत्रों में जहाँ सेडिमेंट्री रॉक्स का जब विस्तार है वहाँ पर ट्यूबवेल्स करना बहुत बड़ा आसान है। जैसे पाताल तोड़ कुएं भी इसमें बनाए गए हैं, ट्यूबवेल बनाए गए हैं। और चौथा इसमें भवन निर्माण सामग्री, कि जो पत्थर मिलता है भवन निर्माण के लिए वो अवसादी शैलों से ही प्राप्त होता है और ये परतों के रूप में पाया जाता है। इनका साफ सफाई, इनका आकार ये अन्य चट्टानों से बहुत अच्छा होता है, इसलिए भवन निर्माण सामग्री या भवन निर्माण के लिए भी इस अवसादी चट्टानों का उपयोग किया जाता है। पांचवा होता है उपजाऊ मिट्टी, जैसे लाल लाल पीली मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है। ये इस प्रकार की जो मिट्टियाँ हैं, लेटेराइट मिट्टियाँ हैं, ये उपजाऊ मिट्टियाँ हैं। इन अवसादी चट्टानों के कारण ही इनका निर्माण हुआ है। इसमें क्या है कि बात दूसरी छठी विशेषता है कि इसमें क्या खनिजों का अभाव होता है। मुख्य रूप से इसमें क्या, जैसे बलुआ पत्थर वगैरह, चूना पत्थर आगे मिल जाते हैं, बाकी और जो खनिज हैं वो नहीं मिलते हैं। तो इसलिए इसमें क्या खनिजों का अभाव रहता है। केवल इसमें शक्ति के संसाधन जैसे कोयला, पेट्रोल वगैरह, ये प्राकृतिक गैस इसमें मिलती है, तो खनिजों का तो पूर्णतः अभाव रहता है। तो अब उदाहरण के तौर में दें कि ये अवसादी शैलों में कौन कौन से हैं, तो है बालू का पत्थर।
बलवा पत्ता जिसे कहते हैं, जिसमें